नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जहां सारे सुराग, सारी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी हैं और फिर जांच को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी पड़ती है खुद पीड़ित की आत्मा से। जी हां, ये मोहन की रहस्यमयी मौत की कहानी है। एक ऐसा मामला जिसने, आप कह सकते हैं कि तर्क और अलौकिक दुनिया के बीच की जो रेखा है उसे ही धुंधला कर दिया। तो सवाल यही है जो इस पूरी जांच के दिल में है। जब सबूत एकदम ठंडे पड़ जाएं, कोई सुराग हाथ न लगे, तो क्या होगा अगर जवाब एक ऐसी दुनिया से आए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक न हो। चलिए इसी असाधारण मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे जांचकर्ता राहुल से। अब राहुल जो है वो बहुत ही सुलझे हुए और एकदम लॉजिकल तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। उनका पहला कदम, सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे, यानी वो ब्रिज जहां मोहन की मौत हुई थी। ब्रिज और कंट्रोल रूम की पूरी जांच करने के बाद राहुल एक थ्योरी पर पहुंचे। उन्होंने इसे 3 हिस्सों में समझा। पहला, कि जो भी ब्रिज कंट्रोलर था वो मोहन का दुश्मन था। दूसरा, उसने जानबूझकर ब्रिज उठाने वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट ही नहीं किया। और तीसरा, नतीजा ये हुआ कि मोहन की कार सीधे एक आते हुए जहाज से जा टकराई। देखिए, थ्योरी तो काफी मजबूत थी, पर दिक्कत ये थी कि इसे साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब सारे फिजिकल सबूतों के रास्ते बंद हो गए, तो राहुल ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में शायद ही कोई और जांचकर्ता सोच पाता। उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे पीड़ित से, यानी मोहन से ही बात करेंगे। तो उसी रात राहुल एक हॉलवे में इंतजार कर रहे होते हैं और तभी मोहन की आत्मा प्रकट होती है। राहुल उसे अपनी पूरी ब्रिज थ्योरी एक एक करके समझाते हैं। सोचिए वो माहौल, एक अजीब सी खामोशी है जहां एक जिंदा इंसान एक आत्मा से जवाब की उम्मीद लगाकर बैठा है। और मोहन की आत्मा जवाब देती है। वो वादा करती है कि वो उस घटना के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करेगी। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इस केस के लिए ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। इतना कहकर मोहन गायब हो जाता है। राहुल को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। उस वादे के बाद जो अगली मुलाकात होने वाली थी, वो इस केस की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब एक ऐसा सुराग सामने आने वाला था जो किसी पुलिस फाइल या किसी फोरेंसिक रिपोर्ट में मिलना नामुमकिन था। अगली रात ठीक सुबह के 2:30 बजे मोहन फिर से प्रकट होता है। और ये जो एकदम सटीक समय है ना, ये उस पल के रहस्य और उसकी गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये कोई आम बातचीत नहीं होने वाली थी, बल्कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला था। और फिर मोहन वो जानकारी देता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। वो कहता है कि उसे ये तो याद नहीं कि वो कैसे मरा, पर उसे ये बिल्कुल साफ साफ याद है कि वो कब मरा। 31 अगस्त 2025। सोचिए, एक तारीख, एक ठोस जानकारी, इस केस का पहला और सबसे जरूरी सुराग। अब राहुल के लिए ये अलौकिक सुराग ही सब कुछ था, लेकिन एक अच्छा जांचकर्ता होने के नाते वो ये भी जानता था कि इसे असल दुनिया के सबूतों से जोड़ना कितना जरूरी है। उसे इस आध्यात्मिक जानकारी को एक, आप कह सकते, ठोस फैक्ट में बदलना था। तो उसका अगला कदम बिल्कुल लॉजिकल था। उसने सोचा, अगर मौत 31 अगस्त को हुई है तो इसकी खबर अगले दिन, यानी 1 सितंबर के अखबार में तो जरूर छपी होगी। बस राहुल फौरन उस तारीख का अखबार ढूंढने में लग जाता है। और यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। एक तरफ राहुल की थ्योरी और दूसरी तरफ उसका जीता जागता सबूत। 1 सितंबर 2025 के अखबार ने सिर्फ मौत की पुष्टि ही नहीं की, बल्कि उसने ठीक उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया जिसका अंदाजा राहुल ने ब्रिज पर खड़े होकर लगाया था। मतलब राहुल की लॉजिकल जांच और मोहन की अलौकिक याद दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस एक तारीख के मिल जाने का आखिर मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी। ये इस उलझे हुए केस की वो पहली मजबूत कड़ी थी जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एक तारीख ने ना 4 बड़ी बातें एकदम साफ कर दी। पहला, इसने मौत के कैसे और कब को कंफर्म कर दिया। दूसरा, इसने ये साबित कर दिया कि मोहन की आत्मा से मिली जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है। तीसरा, अब जांच के पास एक ठोस आधार था। और सबसे जरूरी बात, इसने उस दुश्मन की खोज का दायरा बहुत बहुत छोटा कर दिया जो उस रात कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो अब ये तो साबित हो चुका था कि ये एक हत्या थी, और ये कब हुई थी ये भी पता चल गया। लेकिन
असली सवाल तो अब भी वही का वही था। आखिर वो शख्स कौन था जिसने उस रात ब्रिज का मैकेनिज्म चालू नहीं किया? अब जाके जांच का अगला और असली चरण शुरू होता है।